नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। भारत की जनगणना 2027। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम भारत की जनगणना की संक्षिप्त परिचय जानेंगे। यानी हम जानेंगे कि ये कब से कब होगा, कितने चरणों में होगा, कौन से चरण में क्या किया जाएगा और यह कैसे होगा, क्या ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। अगर ऑनलाइन होगा तो किस ऐप के माध्यम से होगा और क्या वो मोबाइल से होगा, डेस्कटॉप से होगा, लैपटॉप से होगा, उसे कौन देगा, क्या आपको सेल्फ अपना यूज करना है या कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए जानते हैं और एक एक चीजों को हम ब्रीफली समझते हैं। पहली अगर चीज को यहां देखा जाए तो भारत की जो जनगणना है यह आपको 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। जी हाँ, ये 2 आपको चरण इसके होंगे। पहला होगा जो होगा वो मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना होगी। यानी पहले फेज में 2 फेज में होगा। पहले फेज में मकान का सूचीकरण होगा और मकानों की गणना होगी। पहले इसका सूचीकरण होगा, इसकी लिस्टिंग होगी, इसकी नंबरिंग होगी, उसके बाद मकान को गिना जाएगा। और दूसरे में आपको देखा जाए तो दूसरे में आपको होगा जनसंख्या की गणना। क्लियर है, स्पष्ट हो गया। 2 फेज में होंगे। अब अगर देखें इसको तो प्रथम चरण के दौरान भवनों, जनगणना मकानों एवं परिवारों की पहचान कर उन्हें अप्रैल से लेकर सितंबर 2026 के बीच 1 माह की अवधि में संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा राजपत्र में प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार सूचीबद्ध किया जाएगा। अब होगा क्या कि अप्रैल से लेके 26 तक के बीच 1 माह की अवधि में, इसी 1 माह में आपको इस मकान की सूचीकरण और मकानों की गणना को आपको उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसके बाद राजपत्र में इस हेतु आपको विवरण प्रकाशित किया जाएगा, कार्यक्रम सूचीबद्ध इसको किया जाएगा। अब देखिए ध्यान देने की जरूरत है। आगे दूसरे वाले में क्या कहा जाता है कि भवनों एवं मकानों के सूचीकरण के अतिरिक्त जब भगवान आपको भवन और मकान का सूचीकरण होगा, इसके अलावा परिवारों को उपलब्ध सुविधाओं, जब मकान सूचीकरण और मकान की गणना होगी तो हम मकान का सूचीकरण लिस्टिंग तो करेंगे ही, उसकी गणना तो करेंगे ही, साथ ही साथ जो उस मकान में जो फैमिली रह रही है उसको कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध है तथा उनके द्वारा धारित परिसंपत्तियों, यानी उस परिवार के द्वारा एक तो सुविधा कौन कौन सी है और वो कौन कौन सी परिसंपत्ति धारित करते हैं, यानी क्या क्या चीजें उनके पास है उस परिवार के, से संबंधित कुछ उपयोगी आंकड़े भी एकत्र किए जाते हैं इस मकान सूचीकरण में। क्लियर है, ताकि मानव बस्तियों की स्थिति, आवासीय कमी आदि का आकलन किया जा सके। इससे होगा क्या कि जो मानव बस्ती है उसका कंडीशन क्या है, उसकी आवासीय रेसिडेंशियल डिफिशियंसी क्या है, क्या कमी, इसका आकलन किया जा सके। यानी मकान सूचीकरण तो किया ही जाएगा, उसकी नंबरिंग की ही जाएगी, उसके अलावा उस मकान में जो परिवार रह रहे हैं वो कौन कौन सी सुविधाएं ले रहे हैं, कौन कौन सी उनके पास और भी एसेट्स हैं। एसेट्स में उनके पास बाइक, कार, टीवी, लैपटॉप, इस सभी परिसंपत्तियों में इन सब की गणना की जाती है। सुविधा तो अलग अलग चीज हो ही गई, उसके अलावा कौन कौन सुविधा में क्या हो सकता है, बिजली का कनेक्शन हो गया, टेलीफोन के कनेक्शन हो गए आदि इत्यादि, गैस के कनेक्शन हो गए, ये सब सुविधा में है। और कौन कौन सी परिसंपत्ति, गाड़ी इत्यादि एसेट्स के बारे में मैंने कहा। तो सूचीकरण में इन सब चीजों की आपको जानकारी ली जाएगी। अब आते हैं द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण में अब इसको, पहले चरण की बात है कैसे किया जाएगा, क्योंकि यह किया जाएगा 2 लोगों के द्वारा, एक प्रगणक करेंगे और उसके ऊपर सुपरवाइजर होंगे। तो आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रगणक को कौन कौन से काम करने हैं, पर्यवेक्षक को कौन कौन से काम करने हैं। इस वीडियो में मैं इसकी संक्षिप्त विवरणी आप तक पहुंचा रहा हूं। द्वितीय चरण जनसंख्या की गणना का फील्ड कार्य संपूर्ण देश में हिमच्छादित क्षेत्रों को छोड़कर जहां बर्फ गिरते हैं फरवरी से लेकर मार्च तक 2027 के दौरान किया जाएगा। मकान सूचीकरण वाली व्यवस्था हमने जान ली कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक होगा, लेकिन इसी के बीच 1 माह में होगा। ठीक है, और ज्यादातर संभावना है कि मई में वो की जाएगी, क्योंकि सेल्फ जो खुद से करने वाली व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा कि यह जो मकान सूचीकरण यानी पहला जो चरण है, इसमें लोगों को खुद से भी अपना सेल्फ इम्यूनेशन करने का आपको व्यवस्था दिया गया है, यानी वो खुद से गणना भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वाली व्यवस्था पे। ये फरवरी मार्च 2027 के दौरान किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी तथा उनके व्यक्तिगत विवरण एकत्र किए जाएंगे। ठीक है, पहले हो गया मकान सूचीकरण, उस मकान में रहने वाले व्यक्ति, परिवार, नॉट व्यक्ति, परिवार, परिवार को क्या क्या सुविधाएं हैं, कौन कौन सी परिसंपत्तियां उनको है, उसकी डिटेल ली जाएंगे। दूसरे में जो उस परिवार के अंदर कौन कौन से जो व्यक्ति हैं
उनकी गणना की जाएगी और उस व्यक्ति की डिटेल ली जाएगी, क्या करता है, कितना पैसा कमाता है आदि इत्यादि। उसके बाद है कि हिमच्छादित क्षेत्रों में यह कार्य सितंबर से अक्टूबर 2026 के दौरान कर लिया जाएगा, वो किया जाएगा। ठीक है, ये तो एक्सेप्शनल है। अब चलते हैं प्रथम चरण के समय पहली बार जनगणना आंकड़ों को एकत्रित करने का कार्य मोबाइल एप्लीकेशन सेंसस 2027 HLO ऐप के माध्यम से किया जाएगा। प्रथम चरण में जो जनगणना का आंकड़ा जो एकत्र किया जाएगा, इसका कार्य आपको किया जाएगा सेंसस 2027 HLO ऐप के उपयोग से। यानी यह HLO ऐप आपको यूज करना है मोबाइल के माध्यम से, ये डिजिटल है, ध्यान रखिएगा, सेंसस 2027 HLO। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कहा जाता है कि HLO के उपयोग से किया जाएगा, यह स्पष्ट हमने बताया। अब ध्यान रखिएगा इसके लिए क्या मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन होगा, कौन से मोबाइल में चलेगा, आइए देख लेते हैं। यह मोबाइल ऐप एंड्रॉयड संस्करण 11.0 एवं उससे ऊपर वाले में चलेगा तथा iOS संस्करण 15.0 तथा उससे ऊपर चलेगा। तो एंड्रॉयड फोन होगा और उसका संस्करण अगर है 11 से ऊपर, 11 भी चलेगा ऊपर, उससे नीचे वाले जो आपका जो संस्करण है उसमें वो नहीं चलेगा। iOS का भी है, वो अगर 15.0 या उससे ऊपर वाला जो संस्करण होगा उसी में चलेगा, उसमें वो, उसके अलावा वो नहीं चलेगा। अब ये स्मार्टफोन के अनुकूल है, यानी उसी में चलेगा। इसके लिए न्यूनतम 4 GB रैम और 8 GB स्टोरेज की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त मानचित्र देखने के लिए मोबाइल फोन में PDF व्यूअर उपलब्ध होना चाहिए। बता दिया गया कि आपका मोबाइल किस कॉन्फ़िगरेशन में होना चाहिए। एंड्रॉयड का जो उसका जो स्टेटस है वो आपको 11.0 होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए, और iOS का जो संस्करण है वो 15.0 और उससे ऊपर का होना चाहिए। उसमें न्यूनतम 4 GB रैम हो, 8 GB डाटा हो, स्टोरेज हो। इसके अतिरिक्त PDF व्यूअर भी उसमें उपलब्ध होना चाहिए, तब ये चीजें चलेगी। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपका प्रगणक में सिलेक्शन हो गया है, आप पर्यवेक्षक हो गए हैं, तो आपके पास इस तरह की व्यवस्था वाला मोबाइल होना जरूरी है। अब चलते हैं आगे, क्या कहा जाता है इस HLO ऐप के बारे में। जनगणना प्रयोजन हेतु HLO मोबाइल ऐप को सरल और सुविधाजनक एवं उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है ताकि सभी प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा इसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। बहुत ईजी है और फ्रेंडली है। मैं बता दूंगा कि कैसे चीजें वो चलेंगी, वो ऐप कैसे कार्य करेगा। अभी हम चूंकि शुरुआती दौर में हैं तो शुरुआती चीजों को हम जानेंगे। अब आगे देखते हैं, चूंकि प्रगणकों को फील्ड में भारी अनुसूचियां साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इससे क्या होगा, जब मोबाइल में हो जाएगा तो बड़ी बड़ी फाइल इत्यादि ढोने की जरूरत नहीं होगी। अब इससे क्या होगा, आवश्यकता नहीं होगी। इससे फील्ड में प्रगणक की गतिशीलता में वृद्धि होगी। अब इससे फायदा यह होगा कि आपको फाइल ढोने की जरूरत नहीं होगी, कागज पत्र ढोने की जरूरत नहीं होगी। होगा क्या कि काम ज्यादा होगा। यह ऐप स्वगणना के लिए जनगणना मकानों के अभिलेखों को प्राप्त करने तथा आवश्यकतानुसार उन्हें संपादित करने की सुविधा भी प्रदान करती है। डिजिटल माध्यम से आंकड़ों के संग्रह के परिणाम स्वरूप वर्किंग शीट, सार तैयार करने तथा अन्य संबद्ध कार्यों की पुनरावृत्ति को के भार को कम किया जा सकेगा, जिससे समय और श्रम की, यानी बहुत सारा समरी, जैसे इसमें डाटा हम फीड करते जाएंगे वो अपने आप से सारा रिपोर्ट सारी चीज जनरेट कर देगा। इसलिए यह आपकी सुविधा के लिए और सरल इसको बनाया गया। ये फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली है। जैसे चीजें आती है मैं आपको उससे संबंधित चीजें बता दूंगा। अब चलते हैं जनगणना में सेल्फ एनुमरेशन जो है, स्वगणना जिसको कहते हैं। तो जनगणना 2027 में पहली बार स्वगणना यानी सेल्फ एनुमरेशन पद्धति भी प्रारंभ की जा रही है। यह पद्धति व्यक्तियों को वेब पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है। यानी यह एक व्यवस्था लागू की जाएगी और यह अप्रैल में लागू की जाएगी कि उसमें डेट आपको बताया जाए कि इतने दिनों के बीच में अगर आप चाहते हैं अपनी गणना स्वयं करने के लिए, अपने मकान सूचीकरण इत्यादि करने के लिए, तो आप खुद से भी कर सकते हैं और उसके लिए वेब पोर्टल जो है जनगणना का उपलब्ध रहेगा। अब क्या होगा, इसमें सक्षम बनाते ही उसे लोग कर सकते हैं। इससे उन व्यक्तियों और परिवारों को विशेष रूप से सुविधा होगी जो सामान्यतः कार्य, व्यवसाय अथवा अन्य पेशेवर दायित्वों के कारण पूरे दिन अपने निवास से दूर रहते हैं। स्वगणना किए गए मकानों के सत्यापन हेतु प्रगणकों की भूमिका पृथक रूप से अनुदेश पुस्तिका में दी गई है। अनुदेश पुस्तिका दी गई है, उसमें सारी डिटेल में धीरे धीरे आपको बताऊंगा। प्रगणकों को स्वगणना के माध्यम से भरे गए डेटा को सबमिट करने से पूर्व डाटा की जांच करनी होगी। बस यहाँ ध्यान रखना है कि प्रगणक जो ये ऐसी जो है सेल्फ एनुमरेशन पद्धति से जो डाटा डाला गया है उसको वेरीफाई भी करना होगा। ऐसा नहीं कि आया उसको सबमिट कर दिया, नहीं, उसको आपको वेरीफाई भी करना होगा, जाके उसको फिजिकली देखना भी होगा। तो ये कुछ विशेष संक्षिप्त विवरण था। अब प्रगणक को क्या क्या करना है, कैसे करना है, इसकी जानकारी अगले वीडियो में
मैं आपको बताऊंगा और क्रमशः अब मेरे साथ जरूर जुड़िए रहिएगा। क्रमशः सारी बातों की जानकारी जनगणना से संबंधित कौन कौन सी आपकी सावधानियां होगी, अगर इफ बट सारी चीजों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो सेंसस 2027 में हिस्सा लेने वाले, सहभागिता करने वाले प्रगणक पर्यवेक्षक यदि आप हो गए हैं, यदि आप फील्ड ट्रेनर भी हैं, तो आप मेरे साथ अभी जुड़ जाइए। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।